पंचतंत्र। पंचतंत्र नाम सुनते ही आपको ऐसा लगता है ना कि आप अपने बचपन में वापस चले गए हो, अपना बचपन याद आने लगता है। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तो आइए आज हम फिर से उन यादों को ताज़ा करते हैं। विस्तार से मैं आपको पंचतंत्र के बारे में जानकारी देती हूँ कि आखिर है क्या। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसकी भूमिका से। तो मैं हूँ मधुलिका जैन। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। हर देश के साहित्य में उस देश की लोक कथाओं का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का साहित्य जितना पुराना है उतने ही पुरानी इसकी लोक कथाएं हैं। इन कथाओं में श्री विष्णु शर्मा द्वारा प्रणीत कथाओं का स्थान सबसे ऊपर है। इन कथाओं का 5 भागों में संकलन किया गया है। इन 5 भागों के संग्रह का नाम ही पंचतंत्र है। पंचतंत्र की कथाएं निरुद्देश्य कथाएं नहीं है, उनमें भारतीय नीति शास्त्र का निचोड़ है। प्रत्येक कथा नीति किसी न किसी भाग का प्रतिपादन करती है। प्रत्येक कथा का निश्चित उद्देश्य है। ये कहानियां संसार भर में प्रसिद्ध हो चुकी है। विश्व की 20 भाषाओं में अनुवाद हो चुके हैं। सबसे पहले इसका अनुवाद 6ठी शताब्दी में हुआ था। तब से अब तक यूरोप की हर भाषा में इसका अनुवाद हुआ है। पंचतंत्र में भारत के सभी नीति शास्त्रों, मनु, शुक्र और चाणक्य के नीति वाक्यों का सार कथा के रूप में बताया गया है। लगभग 160 वर्ष पूर्व इंग्लैंड के प्रसिद्ध विद्वान सर विलियम जोन्स ने पंचतंत्र के विषय में लिखा था, हिंदुओं का नीति शास्त्र अभी तक सुरक्षित है और विष्णु शर्मा की कहानियां संसार की सबसे पुरानी नहीं तो सर्वश्रेष्ठ कहानियां अवश्य है। प्रोफेसर मुरले ने पंचतंत्र और हित उपदेश की भूमिका लिखते हुए लिखा था, सारांश यह है कि पंचतंत्र के नीति वाक्यों में संसारी ज्ञान का जो कोश है वह समय और स्थान की दूरी होने पर भी सदैव उपयोगी है। पंचतंत्र की प्रत्येक कहानी आज भी मानव के चरित्र का सच्चा चित्रण करती है और उसमें लिखे गए 2-3 हजार वर्ष के नीति वाक्य आज भी मानव मात्र का पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। आज भी उन प्रवचन घरों और गिरजा घरों में हो सकता है। अन्य विदेशी विद्वानों ने भी पंचतंत्र की कहानियों और उनके नीति वाक्यों की मुक्त कंठ से तारीफ की है। फिर भी हमारे देश के लाखों शिक्षित व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने पंचतंत्र का नाम नहीं सुना है। अपने साहित्य के प्रति यह उदासीनता अब अक्षम्य है। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद अपने साहित्य को उचित आदर देना हमारा कर्तव्य हो गया है। पंचतंत्र को भारतीय साहित्य मंदिर की प्रथम सीढ़ी कहा जा सकता है। यह सुंदर बात सत्यकाम विद्यालंकार जी ने कही है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं पंचतंत्र की कथा। दक्षिण देश के एक प्रांत में महिलारोप्य नाम का नगर था। वहाँ एक महादानी प्रतापी राजा अमर शक्ति रहता था। उसके पास अनंत धन था, रत्नों की अपार राशि थी, किंतु उसके पुत्र बिल्कुल जड़ बुद्धि थे। तीनों पुत्रों बहुशक्ति, उग्र शक्ति, अनंत शक्ति के होते हुए भी वह सुखी नहीं था। तीनों अविनीत, उच्छृंखल और मूर्ख थे। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर पुत्रों की शिक्षा के संबंध में अपनी चिंता प्रकट की। राजा के राज्य में उस समय 500 वृत्ति भोगी शिक्षक थे। उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जो राजपुत्रों को उचित शिक्षा दे सकता। अंत में राजा की चिंता को दूर करने के लिए सुमति नाम के मंत्री ने शकल शास्त्र पारंगत आचार्य विष्णु शर्मा को बुलाकर राजपुत्रों का शिक्षक नियुक्ति करने की सलाह दी। राजा ने विष्णु शर्मा को बुलाकर कहा कि यदि आप मेरे इन पुत्रों को शीघ्र ही राजनीतिज्ञ बना देंगे तो मैं आपको 100 गांव इनाम में दूंगा। विष्णु शर्मा ने हंसकर उत्तर दिया, महाराज, मैं अपनी विद्या को बेचता नहीं हूँ। इनाम की मुझे इच्छा नहीं है। आपने आदर से बुलाया, आदेश दिया है, इसलिए 6 महीने में ही आपके पुत्रों को राजनीतिज्ञ बना दूंगा। यदि मैं इसमें सफल न हुआ तो अपना नाम बदल डालूंगा।
आचार्य का आश्वासन पाकर राजा ने अपने पुत्रों का शिक्षण भार उन पर डाल दिया और निश्चिंत हो गया। विष्णु शर्मा ने उनकी शिक्षा के लिए अनेक कथाएं बनाई। उन कहानियों के द्वारा उन्हें राजनीतिक और व्यवहार नीति की शिक्षा दी। उन कहानियों के संग्रह का नाम ही पंचतंत्र है। 5 प्रकरणों में उनका विभाजन होने से उसे पंचतंत्र नाम दिया गया है। राजपुत्र इन कथाओं को सुनकर 6 महीने में ही पूरे राजनीतिक बन गए। उन 5 प्रकरणों के नाम हैं: नंबर 1 मित्रभेद, नंबर 2 मित्र संप्राप्ति, नंबर 3 काकोली कियम, नंबर 4 लब्ध प्रशासम और नंबर 5 अपरीक्षित कारकम। आशा करती हूँ कि पंचतंत्र का मतलब आपको समझ में आया होगा। आगे एक एक करके मैं आपको इन 5 प्रकरणों के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। मैं मधुलिका जैन मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। बाय बाय।